स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर, आपके लिए अकाउंटिंग फॉर जीएसटी लेकर आया हूं। आइए देखते हैं कि जीएसटी क्या है और इसका यूज हम अकाउंटिंग में कैसे करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये नाम से ही जाहिर है कि ये गुड्स के ऊपर ये टैक्स जो लगाया जाता है वो गुड्स को ऊपर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस के ऊपर ये टैक्स लगने वाला जो टैक्स है वो जीएसटी कहलाता है, हमारा गुड्स एंड सर्विस। देखते हैं प्रोडक्शन टैक्स। जीएसटी से ठीक पहले प्रोडक्शन टैक्स मतलब वस्तु के प्रोडक्शन पर जो हम प्रोडक्शन करते थे, वस्तु को बनाते थे, तो मैन्युफैक्चरर को ये टैक्स देना हुआ करता था हमने सेंट्रल सरकार को। तो ये प्रोडक्शन टैक्स सेंट्रल सरकार लिया करती थी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी का आवागमन होने पर वो टैक्स लगता था, तो कस्टम ड्यूटी वगैरह सेंट्रल सरकार सेल टैक्स लिया करती थी, तो ये सेंट्रल सेल टैक्स हो गया। सर्विस टैक्स लिया करती थी, ये सारा जो है सेंट्रल सरकार लिया करती थी। उसके बाद जो है स्टेट इंटरेस्ट टैक्स यानी कि सीमा शुल्क, एक दूसरे राज्य के अंतर्गत जो टैक्सेस का अलग अलग जो है यहाँ प्रक्रिया था और उन सारे को मुझे उससे जो है गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पर स्टेट इंटरेस्ट टैक्स, जिसके कारण जो है कहीं विवाद भी वगैरह होती थी, इसलिए हर राज्य का अपना अपना हमने सेल टैक्स स्लैब था, जिस कारण परेशानियां हुई करती थी। दूसरा है लग्जरी टैक्स। ये ढेर सारा टैक्स, इन सारे टैक्सेस के बदले एक टैक्स का जन्म हुआ और ये नाम आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ दोस्तों, इन सारे टैक्सेस यानी बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स बनाया गया और ये नारा दिया गया वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक टैक्स प्रणाली हो, और इसी के तहत जो है जीएसटी को लाया गया। अब सिंपली ये समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हमारे वस्तु के क्रय या विक्रय पर लगाए जाते हैं। हम वस्तु खरीदते हैं तो हमें जीएसटी देना होता है, जबकि हम वस्तु बेचते हैं तो हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे करते हैं। मीन्स जीएसटी हम यहाँ कलेक्ट। आइए दोस्तों इसकी विशेषता पे बात करते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जीएसटी की। तो देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला टैक्स है। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल सेल टैक्स था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स। इन सारे टैक्सेस का समावेश जीएसटी के अंदर कर दिया गया और सब जो है जीएसटी के अंतर्गत चले आए। ये सारा कलेक्शन जो है अब जीएसटी के अंदर चला आया। उसके बाद स्टेट टैक्स, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती थी पहले। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लॉटरी टैक्स, ये सारी जो है राज्य सरकार लगाया करती थी। इन सारे टैक्सेस का भी समावेश जीएसटी के अंतर्गत हो गया। उसके बाद छोटे कारोबारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए जिसका कारोबार, इसका टर्नओवर 40 लाख तक होता है, उनको जो है टैक्स से फ्री किया गया। उसके बाद जो है जो मध्यम कारोबारी हुए, जिसका कि टर्नओवर 1.5 लाख रुपए तक का होता है, उन्हें जो है एक कंबाइंड टैक्स के नाम से 1% टैक्स, कंबाइंड टैक्स के नाम से 1% टैक्स पर उसे जो है काम करने की छूट दी गई। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट को, जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट को बिल्कुल टैक्स फ्री किया गया कि आप जो है निर्यात कर सकते हैं, माल को बाहर विदेशों तक भेज सकते हैं, ये टैक्स फ्री कर दिया गया। वैसे इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमें अकाउंटिंग के तहत हमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही। आइए दोस्तों देखते हैं कि इससे क्या लाभ हुआ। तो ईजी कंप्लायंस,
तो सरल प्रणाली हुई, यहाँ पर इजी कॉम्प्लायंस यानी सरल प्रणाली, एक प्रणाली हुआ जिसमें टैक्सेस का, सभी टैक्स का अलग अलग जो है मुझे खाता बही नहीं रखना पड़ता है, सभी टैक्सेस का अलग अलग मुझे स्थानों पर नहीं काटना पड़ता, बल्कि एक टैक्स अगर कट गया तो ये हमारा काम चलता है। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्स, टैक्स में एकरूपता आई, मतलब एक जैसा टैक्स कटने लगा, हर राज्य के लिए एक टैक्स हो गया, पूरे देश के लिए एक टैक्स हो गया। अब लोग कहीं भी रहे तो यहाँ जो है ऊंच नीच वाली बात नहीं रही। इससे पहले हुआ करता था कि फलाने राज्य को ये छूट दी गई है, फलाने राज्य को हमने इतना टैक्स लिया था, फलाने राज्य से इतना टैक्स लिया था। ये मामला जो है अब यहाँ ख़त्म हो गया। अब जो है सारे टैक्स सारे राज्य के लिए एक नियम बन गया, यूनिफॉर्मिटी इन रेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, टैक्स में एकरूपता लाया गया और एक किया गया। तीसरा है कि रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, जो कास्केडिंग इफेक्ट था इसको दूर किया गया। पहले क्या होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था, जिससे वस्तु का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता था। जैसे कि एक निर्माता ने वस्तु बनाया और वस्तु बनाने पर उस पर टैक्स लगा, हमारा प्रोडक्शन टैक्स। वो वस्तु बनाने के बाद जो है वो दूसरे राज्य भेजता है तो वहाँ इंट्रेंस टैक्स, उसके ऊपर जो है राज्य सरकार टैक्स करती है, सेंट्रल सरकार टैक्स करती है। तो इस तरह से टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस जो है लग जाता है, जिससे जो है प्राइस जो है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वस्तु को बिकने में काफ़ी कठिनाई होती थी। तो ये कास्केडिंग के इफ़ेक्ट को ख़त्म किया गया। अब जो है मूल्य वृद्धि पर टैक्स लगाया जाने लगा। जितना मूल्य बढ़े, जितना मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य पर आने पे बढ़ता है, उस बढ़े हुए मूल्य पर अब टैक्स लगाया गया। तो इससे एक जीएसटी के अंतर्गत जो है आने से ये सब समस्याएं बहुत हद तक कम हो गई। उसके बाद जो है इंक्रीज कंपटीशन, प्रतियोगिता में बढ़ावा हुआ, प्रतियोगिता को में बढ़ावा मिला और पूरे देश में अब कहीं भी आप वस्तु खरीद सकते हैं, एक ही दाम पे आपको मिलेगा। तो इससे कंपटीशन करने में थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। और पांचवा है बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो निर्माताओं को लाभ हुआ है, जो खर्च करने वाले होते हैं निर्माता, विनिर्माता, उनको भी जो है बेनिफिट्स हुआ है। और नेक्स्ट है बेनिफिट्स ट्रेडर, अब व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। व्यापारी वर्ग जैसे कि 40 लाख तक जीएसटी से फ्री रखा गया, उसको 40 लाख तक आपका टर्नओवर है तो आप जीएसटी से फ्री हैं, जबकि 60 लाख तक आपको इनकम टैक्स से फ्री है। अगर आप 60 लाख तक इनकम करते हैं तो आप इनकम टैक्स से फ्री हैं, जबकि 1.5 करोड़ तक अगर आप इनकम टर्नओवर है आपका, तो आपको जो है एक कंपोजिशन स्कीम के तहत आपको लगभग कंबाइंड जीएसटी होता है, जिसमें कि 1% टैक्सेस देना होता है। तो 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर तक ये जो है मामला होता है। और नेक्स्ट जो है इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे जो है विदेशी निवेश बढ़ा है, विदेशी निवेश को दोस्तों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी के कितने प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम जो देखते हैं कि जीएसटी के यहाँ 3 प्रकार हमने लिखा है, CGST, SGST, IGST। यहाँ पर C फॉर सेंट्रल होगा, सेंट्रल जीएसटी, और ये स्टेट जीएसटी, और यहाँ पर जो है इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये CGST और SGST जो है प्रत्येक राज्य में या फिर जिस जगह पर हमें जो है हम काम कर रहे हैं, ठीक उसी जगह पर ये जीएसटी लगा करता है। और ये दोनों जीएसटी जो है वन टाइम ही लगता है। अगर जीएसटी स्लैब में आपका 12% टैक्स है तो 6% जो है SGST और 6% जो है आपका CGST लगता है। अगर जीएसटी स्लैब में आपका 18% टैक्सेस है तो यहाँ आधा आधा दोनों में बांट देते हैं। जैसे CGST, SGST जो है जिस राज्य में हम वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी राज्य में बेचते हैं, तो हम जो है CGST और SGST लगाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी और जो स्टेट जीएसटी ये प्रत्येक गुड्स पे लगेगा। अगर हम एक राज्य में प्रोडक्शन करते हैं और उसको दूसरे राज्य में बेचते हैं तो हमें जो है यहाँ IGST, इनपुट जीएसटी लगेगा। ये जो जीएसटी जो है हमारे इंटरनेशनल के तरह ही काम करेगा, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य का ट्रांसफ़र होना यहाँ पर
अंतर्राज्यीय ट्रांसफ़र कहलाया है, इसलिए हम इसको इनपुट जीएसटी के नाम से जानेंगे। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, हम जर्नल एंट्री में जीएसटी का यूज कैसे करेंगे? अकाउंट डीआर, सीजीएसटी अकाउंट डीआर, एसजीएसटी अकाउंट डीआर, टू कैश। अगर नकद माल खरीद रहे हैं तो टू कैश लिखेंगे, या फिर यहाँ पर क्रेडिटर महाजन का नाम लिखेंगे जिससे हमने माल खरीदा है। तो ये हमारा पहला एंट्री माल के परचेज करने पर होगा। परचेज अकाउंट डीआर, सीजीएसटी अकाउंट डीआर, एसजीएसटी अकाउंट डीआर, टू कैश। नगद माल पसा जा रहा है तो टू कैश। अगर उधार खरीद रहे हैं तो उधार जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम मीन्स क्रेडिटर होगा हमारा। दूसरा एंट्री है माल के बेचने पर, तो क्या होगा? हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है, नगद माल बेचा है तो कैश, या हमारा डेप्टर, उधार बेचे हैं तो डेप्टर कैश या डेप्टर्स अकाउंट डीआर। टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे कलेक्ट करेंगे टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी। इस तरह से हम यहाँ पे बिंग लगा के नरेशन लिखेंगे। तो हमारा जो है परचेज और सेल्स में इस तरह से हमारा फर्स्ट परचेज गुड्स फॉर 4 लाख एंड ऑन क्रेडिट, हमने 4 लाख रुपए का उधार माल खरीदा। इसमें जो है कहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग 6% जीएसटी एंड 6% एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी कि 12% वाला टैक्स स्लैब है यहाँ पर, तो 6% जो है दोनों में हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं हम जर्नल एंट्री में इसका यूज कैसे करेंगे। ये रहा हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अगर आपने जर्नल एंट्री नहीं देखा है तो आप जाकर के जर्नल एंट्री ज़रूर देखें। फर्स्ट है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2020, यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 3। लिखा है परचेज गुड्स फॉर 4 लाख, तो हमने माल खरीदा है, हमारे पास माल आया है, इसलिए हम परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर। यहाँ दोस्तों इनपुट का यूज करेंगे। जब हम जीएसटी देंगे तो हम जो है इनपुट का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी, दोनों को डेबिट करेंगे। टू, अब जो है यहाँ पे हमने उधार माल खरीदा है तो हमारे पास क्रेडिटर आएगा, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। 4 लाख का माल खरीदा है तो 4 लाख का माल खरीदा, 4 लाख का माल हमारे पास आया, साथ में 4 लाख का हमारा 6% 24,000 हमें जीएसटी सीजीएसटी या 24,000 हमें जो है एसजीएसटी लगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के 4,48,000 रुपया का उधार माल हो गया। बिंग लगा करके नरेशन को उतार देंगे। बिंग परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, तो यहाँ नरेशन को उतार देंगे। ठीक दूसरा 7 अप्रैल को होता है सोल्ड गुड्स फॉर 6 लाख ऑन क्रेडिट, यहाँ पर उधार माल बेचा है तो एंट्री होगा डेप्टर्स अकाउंट डीआर, टू सेल्स, जिसको बेचा वो हमारा डेप्टर मीन्स कस्टमर, टू सेल्स अकाउंट, और टू यहाँ आउटपुट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे बेचने के टाइम में, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। हमने यहाँ 6 लाख का माल बेचा है, सेल में लिखेंगे 6 लाख और साथ में चार्ज करेंगे उसके ऊपर 36,000 रुपया हम जो है एसजीएसटी या सीजीएसटी चार्ज करेंगे। इस तरह 6,72,000 रुपया का माल जो है चला बिंग लगा करके लिख देंगे। नेक्स्ट जो है 10 तारीख है परचेज प्रिंटर, तो प्रिंटर आया हमारे पास
प्रिंटर अकाउंट DR, और यहाँ पर इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट DR। प्रिंटर खरीदा है बाय चेक द्वारा, तो यहाँ बैंक लिखेंगे। प्रिंटर हमारा 25,000 रुपये का, साथ में 25,000 का 6% हम चार्ज करेंगे, तो 1,500 रुपया हमारा SGST और CGST, इस तरह से 28,000 रुपया। 20 अप्रैल 20 लिखा है पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ी 8,000 रुपीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे लीगल फ़ी अकाउंट DR, लीगल फ़ी अकाउंट DR, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट DR, और 2 यहाँ पे हमने कैश दिया है, तो लिखेंगे टू कैश। 6% जो है 8 का 48, 480 रुपया, 480 रुपया, इस तरह से 8,960 रुपया हमारा कैश गया। नेक्स्ट जो है 25 तारीख को लिखा है पेड रेंट 15,000 बाय चेक। यहाँ भी देखते हैं, लिखेंगे रेंट अकाउंट DR, इनपुट CGST, इनपुट SGST, सभी को डेबिट करेंगे टू बैंक। यहाँ पर रेंट हमने दिया है 15,000 रुपया, तो 15 छक्के 90, 900 रुपया यहाँ हमारा CGST और SGST, इस तरह से 16,800 रुपया बैंक से जाएगा। और लास्ट एंट्री है पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ GST। अब जो है हमें पेमेंट करना है, तो हम सारे एंट्री में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा DR और CR का अमाउंट कितना आया है। सारे DR वाले को जोड़ लेंगे, सारे CR वाले को जोड़ लेंगे, तब जो है हम पेमेंट करेंगे। DR वाला जितना होगा वो हमारा कटेगा, जो कि CR वाला हम जो है GST को पेड करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल इनपुट GST हमें जो है हमने क्या क्या सामान खरीदा है। तो परचेज किया हमने, यहाँ पर परचेज गुड्स किया है यहाँ 4 लाख का, और यहाँ 24,000 रुपया हमने जो है GST दिया है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर प्रिंटर ख़रीदा है, तो यहाँ पर 1,500 रुपया दिया, और लीगल फ़ी दिया है तो यहाँ 480 रुपया, और उसके बाद जो है रेंट दिया है तो 900 रुपया। तो कुल मिला करके हमने जो है 26,880 रुपया CGST और 26,880 रुपया हमने SGST किया है। जबकि हमने माल का जो बिक्री किया है, तो माल के बिक्री से हमें 36,000 रुपया आया है। तो कुल 36,000 रुपये दोनों में आया है। 36,000 36 दोनों 72 लिखेंगे दोनों को, और यहाँ 26,880 रुपया को घटा देंगे तो 9,120 रुपया हमें GST पेड करना होगा। मीन्स आउटपुट है हमारा, तो हम लिखेंगे आउटपुट GST, आउटपुट CGST अकाउंट DR, आउटपुट SGST अकाउंट DR टू बैंक। पेमेंट कर देंगे 9,120 रुपया, 9,120 रुपया, इस तरह 18,240 रुपया हम पेड कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी ज़रूर बना, लेकिन आपको GST से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन, जितने भी प्रॉब्लम होंगे, हमने उसको सॉर्ट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।